अगर आपको पता चले। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण की। देश में एक बहुत बड़ी बहस हो रही है और इस बहस को कई कई बार धर्मों और समुदायों से जोड़कर देखा जाता है और इस पूरे इसरार के और इस बार बार ये कहने के कि देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, इसमें बार बार कई सारे राजनीतिक भूचाल आते रहते हैं। लोग नेता अपने अपने प्रहार एक दूसरे पे करते रहते हैं। तो नेता नगरी में हमने सोचा कि इस पर तफसील से हर पक्ष से लोगों से बात करके समझा जाए कि मामला क्या है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनु गौर, जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी का उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। हेमलता वर्मा जी हैं, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन से जुड़ी हुई हैं, जेंडर स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ जूम से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सईदा हमीद, जो प्लानिंग कमीशन की पूर्व सदस्य हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इंडिपेंडेंट कम्युनिटी रेडियो कंसल्टेंट हैं सौम्या झा, जो ग्राउंड पर जो फोर्स है उसके साथ लगी रहती हैं। उन्होंने कई कम्युनिटी वर्क्स किए हैं जिसको शायद वो बेहतर से समझा सकती हैं। और बातचीत का सिरा पकड़ते हैं हम मनु जी से, और मनु जी से जो कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। और सबसे पहला एकदम बेसिक सा सवाल सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने कंट्रोल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया, इस पूरी कवायद की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले 1952 में अपना ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करा। तो दुनिया में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की, स्थिरीकरण की चिंता करने वाला देश आज दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री हो गया है। हमारी जितनी जनसंख्या है, क्या उसके हिसाब से हमारे संसाधन अवेलेबल हैं हमारे देश में? हम विभिन्न देशों से इसकी तुलना भी करते हैं। हमारे विश्व की लगभग 20% आबादी हमारे देश में रहती है, जबकि पीने योग्य जल हमारे पास विश्व का सिर्फ 4% है। तो सीमित होते संसाधन और हमारा लाइफस्टाइल इस असीमित जनसंख्या के कारण कितना बदल गया है कि आप देखें कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की उसे आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। उसे शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, हमारे देश में पीने योग्य जल नहीं है, वो प्रदूषित है। उसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए, और आज के समय में शुद्ध हवा मिलना दूभर है। हम दिल्ली एनसीआर में हैं और आपको पता है कि प्रदूषण के क्या मानक के हिसाब से हम दुनिया में किस स्थिति में है। खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, अधिक जनसंख्या है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज हम ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, फिर से जैविक खेती की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खाने योग्य जो भोजन है वो अडल्ट्रेटेड है। हमारे यहाँ बच्चों को पीने वाला जो दूध होता है वो भी सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से मोर देन 70% हमारे देश में अडल्ट्रेटेड है। तो हम क्या हैं? हम आज की डेट में लेबर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम आज की डेट में कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम आज की डेट में पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब कोई व्यक्ति अपने संसाधनों के हिसाब से फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन करता है, उतने बच्चों को जन्म देता है, उतना परिवार का साइज रखना चाहता है जिसको वो अच्छे से परवरिश कर सके, तो देश का फैमिली साइज इस देश के संसाधनों के हिसाब से क्यों नहीं डिसाइड होना चाहिए, जिससे हमारे देश के नागरिकों को और आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य मिल सके। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक छोटी चर्चा इसमें एक नत्थी कर दी जाती है, उसमें बांध दिया जाता है बार बार। चर्चा ये कि साहब फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत शायद एक वर्ग को है, समाज के खास हिस्से को है। इस पर क्या सोचते हैं सर आप, क्योंकि ये बहस लंबे समय से चली आ रही है? देखिए, हमारे पास ऑफिशियल डेटा हमारी पॉपुलेशन का जो लेटेस्ट है वो 2011 का सर्वे है जी, जो सेंसस है हमारा 2011 का। वो सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 2011 में लगभग 34 करोड़ मैरिड विमेन थी, विवाहित महिलाएं। उनमें से
लगभग 15 करोड़ से अधिक महिलाएं वो थीं जिनके 3 या उनसे ज़्यादा बच्चे थे, और लगभग 18 करोड़ महिलाएं ऐसी थीं जिनके 2 या उनसे कम बच्चे थे। तो आप मुझे बताइए, वो 15 करोड़ विवाहित महिलाएं जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे थे, वो क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी कास्ट के थे? आप ओवरऑल पॉपुलेशन के अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी वाइज भी डिवाइड करेंगे, तब भी इतनी महिलाएं नहीं हैं जो उस समय विवाहित होंगी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पे इस मुद्दे को लेते हैं हमारे राजनीतिक दल, जिसकी वजह से वास्तव में इस मुद्दे की जितनी चिंता होनी चाहिए थी, आप देखिए 1983 से लेकर आज तक 40 से अधिक सांसदों ने, विभिन्न दलों के सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल फाइल करे हैं जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, लेकिन उन पे सुनवाई नहीं, उन पे चर्चा नहीं। 1992 में 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसी मुद्दे पर लेकर आया गया पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा, उस पे बहस नहीं, चर्चा नहीं, जबकि सरकार लेकर आ रही है राज्यसभा में। तो हमें, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये मुद्दा हमेशा अछूता रहा है। अब देश के लोग जागरूक हो गए हैं, युवा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि ये युवा देश है, तो उन्हें पता है कि हमें कैसा भविष्य जीना है और हमें कितने संसाधनों के साथ जीना है। मैं सईदा जी का रुख करूंगा। सईदा जी, मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? जी, मैं आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते, नेता नगरी में स्वागत है आपका। मेरा सवाल जो मनु जी से मैंने किया और जिसका एक सिरा पकड़ के मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि वोट बैंक पॉलिटिक्स और के चक्कर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बात नहीं हो पाई, कोई संवैधानिक किस्म के कदम नहीं उठाए गए, देश में कोई बिल, कोई कानून पास नहीं हुआ। इस पूरी बहस को सईदा जी आप किस दृष्टि से देखती हैं कि जहां पे जब बहस होती है तो लोग सोशल मीडिया की वायरल तस्वीरों को घुमाते हैं, जहां पे एक बाइक पे 6 लोग बैठे हुए हैं तो कहीं जा रहे हैं, ये इस तरह की चीजें होती हैं। कैसे देखती हैं मैम इस बहस को? सवाल आपका बहुत मौजूद है। आपने एक ऐसे विषय पर सवाल किया है कि जिसपे हमको सबको सोचना चाहिए। मैं क्योंकि थोड़ा बहुत, जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जब वो प्रकाशित हुई थी, उस समय मैं उस जमाने के योजना आयोग के मैं मेंबर थी। तो मैंने इस पूरी प्रतिक्रिया को, कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, क्योंकि हम एक खास वर्ग की बात करते हैं, मुसलमान सीधे तौर से कहते नहीं है, क्योंकि या कुछ संकोच होता है या हम उसको वी ट्राई टू कवर अप। सीधे तौर से ये मुसलमानों को टारगेट करने का एक तरीका है, जिसकी बात हमारे साथी मनु जी ने एक बहुत मौजू बात कही, और वो ये कही कि अब युवा जो है वो जागरूक हो गया है। तो हमने हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, और हमने ये देखा है कि इस तरह के इम्पोज करना उससे बहुत बेहतर है कि अंदर से जागरूकता आए, महिलाओं को इस बात का एहसास हो, पुरुषों को इस बात का एहसास हो, और अपने तौर से ये बात जो उन्होंने बहुत ठीक तरीके से कही कि हमारे जितने संसाधन हैं उतनी हमारी पॉपुलेशन, उसी हिसाब से हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए। खास तौर से आज जबकि चीन से हम बढ़ जाएंगे, चंद वर्षों में हमारी जनसंख्या चीन से बढ़ जाएगी। अब ये तो एक जनरल बात मैंने कही। अब हम हमेशा सेंसस की बात करते हैं, 2011 के सेंसस की बात करते हैं। तो आपने जब मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ब्रश अप कर लूँ। तो मैंने ये देखा कि 2011 की चाहे सेंसस की बात हो या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा की बात हो,
अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डिफेंस पे हूँ, मगर अगर मैं ऐसा मैं महसूस आप लोग कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मैं डिफेंसिव नहीं हो रही, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रही हूँ। ये डेटा ये प्रूव करता है कि मुसलमानों के खानदानों में, परिवारों में जनसंख्या जो है नियंत्रण पे है, जो उनका दर है अंडर कंट्रोल है, और बेहतरी की तरफ, बेहतरी एक सेंस में इस्तेमाल कर रही हूँ, कदम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने संसाधन हैं उतनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे साथी मनु जी ने जो बातें कही कि हर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, प्रदूषण हो, हर चीज में हम अव्वल नंबर पे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी और तशवीशनाक बात है। तो उस पूरी परिक्रिया को, जबकि ये दुनिया जो है ये बढ़ रही है काहे की तरफ, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और एजिंग पॉपुलेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। सिर्फ हमारे यहाँ नौजवान और चंद ममालिक में, स्पेशली साउथ एशिया में नौजवान तबका अब भी वो जागरूक तबका जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, वो ही एक ऐसा अंश है कि जिसकी जागरूकता से ये बात जो है, ये बात सुधर जाएगी। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, उनको आप सब जानते हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं कह रही कि जो मैं एक नई बात कह रही हूँ, मगर मुसलमान तो आजकल इस जमाने में और काफी जमाने से फेवरेट टारगेट हैं हर चीज के। तो अब कुछ नहीं तो ये इसी मुद्दे को लेके चले कि अगर हमारा जनसंख्या बढ़ रही है तो इट इज थैंक्स टू द मुस्लिम्स। तो बस मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। अच्छा सईदा मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि जैसे मैं NHFS का आंकड़ा देख रहा था, जो 5वां सर्वे अभी आया है, उसका आंकड़ा मुझे याद आ रहा है। तो क्योंकि कई बार ना आप जनसंख्या जो भी किसी देश की जनसंख्या, किसी जगह की जनसंख्या है, आप उस पूरी जनसंख्या को एक फ्रेम में रख के देखते हैं, उस हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग को मिला के देखते हैं, आप ब्रेकआउट करके नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप NHFS के आंकड़े को ब्रेक डाउन करिए तो मुस्लिम समुदाय में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.9 के आसपास है, और हिंदू समुदाय में 1.9 के आसपास है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग जनसंख्या के आंकड़ों को देश में पॉलिटिकल बहसों में, तमाम जगहों पे एक होल एंड सोल फिगर के देखने के बजाय एक तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं? ये बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बहुत बैलेंस्ड आपने इस कमेंट कही। NFHS 5 ही के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि इसी में हिंदू मुसलमान, मुझे अच्छा नहीं लगता हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि जिस जमाने में मैंने अपनी जिंदगी जी है उस जमाने में हम इस किस्म की बातें नहीं करते थे। एक और ही माहौल था। बहरहाल, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द डे, तो हिंदुओं का ये जो प्रोपोर्शन है, जिस तरह से हिंदुओं में के इस आंकड़े में जो कमी आई है, अकॉर्डिंग टू NFHS 5 इट्स 1.94 और मुस्लिम्स का 2.36। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ the NFHS data which I have got from the Population Foundation of India। अभी मैंने ये मालूम किया है ताकि मैं आपके प्रोग्राम में कोई यूजफुल बात कर सकूं। यानी मुसलमानों ने अपना दर बनिस्बत हिंदुओं के ज्यादा, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सिमोरॉन, की उल्टी पुल्टी बात। तो मुसलमानों ने अपना दर 2.36 कम किया है, हिंदुओं ने 1.94 कम किया है। ये अगर एक आंकड़ा ले लीजिए, बस एक आंकड़ा ले लीजिए, और NFHS 4 में भी मुसलमानों ने और हिंदुओं ने कम किया था, मगर हिंदू मुसलमान ने तकरीबन एक सा कम किया था। तो ये बहुत फैसाइल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये सब पॉलिटिशियंस इसको, सियासतदान जो हैं, राजनीतिक नेता जो हैं, उसको बड़ी बेपरवाही से इस्तेमाल करते हैं। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, और ये बिल्कुल एक मैं आखिरी बात ही ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि यानी इस हिंदू और मुस्लिम के प्रिज्म से
जो देखने की आदत है और जो आदत बनती जा रही है, जो इस मुल्क में कभी ये नहीं था कि हम हर चीज को हिंदू मुस्लिम प्रिज्म से देखते हैं। उससे अगर उस फ्रेम से अगर हम निकल जाएं तो हम मामलात का समाधान जो है वो एक डिसेंसी, डिग्निटी और कंपैशन से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। अब बात वहीं आ गई जिस बारे में मनु जी कह रहे थे कि चीज़ें बढ़ रही हैं, हम इन चीज़ों पे रिसोर्स से ज़्यादा पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज के बनिस्बत हम एक ज़्यादा पॉपुलेशन फोर्स है हमारे पास। हेमलता जी, आप बताएं कि जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे था 5वां, जो रिसेंट उसका डेटा सामने आया है, उसको देखकर मतलब मुझे भी लगता है और कई सारे विशेषज्ञ भी कहते हैं कि देश की एक बड़ी जनसंख्या ने, देश के एक बड़े तबके ने पॉपुलेशन कंट्रोल किसी एक्ट के अनुपस्थिति में भी, कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किसी कानून की अनुपस्थिति में भी उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है। देश की जो औसत अभी फर्टिलिटी रेट है प्रति महिला, वो 2 बच्चों की है, 2 बच्चों के आसपास की है। तो मतलब क्या कानून से अलग अभी बात करें, कानून पे बात करेंगे लेकिन थोड़ा अलग चल के बात करें, तो क्या देश की जनसंख्या किधर जा रही है? महिलाओं की स्थिति क्या NHFS में सुधरी है? हम क्या देख रहे हैं अभी? डेफिनेटली ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पूरे देश के लेवल पे, जैसे आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की बात की और उसके जो लेटेस्ट इंडिकेटर्स, अभी सईदा जी भी बात कर रही थी उसकी, यस, जो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है, राइट। ओवरऑल मनु जी भी पहले कह रहे थे कि ये इट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड। तो पहले तो इसको हम किसी भी रिलीजन, क्लास, कास्ट या रीजन के आधार पे सेग्रीगेट ना करें तो वो बेहतर होगा। तो कहाँ किस तरफ जा रही है ये स्टोरी? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बिना किसी कानून और बिना किसी चीज़ों के और फैमिली प्लानिंग की जो हमारी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज, उनके अभाव के चलते भी लोगों ने दूर दराज के क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल एक नेचुरल प्रोसेस में लोग, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करके कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करके कर रहे हैं, बट वो हुआ है। एंड 2.1 जो आपने बताया वो दर है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्य हैं, अधिकांश राज्य, यूपी, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, बिहार, इनको छोड़ के बाकी जगह तो जो पूरा ग्रोथ रेट का जो सिनेरियो है वो रिप्लेसमेंट लेवल जो है पॉपुलेशन का, उससे भी नीचे जा चुका है। सो विच मीन्स कि एक नेचुरल प्रोसेस में पॉपुलेशन हमारा जो है ग्रोथ की जो स्टोरी है वो कम होती जा रही। अच्छा, कहाँ पर है जो ये बढ़ रहा है? जो बढ़ती हुई जो हमें कहानी दिखती है, दैट इज़ जो विच इज़ अ कॉज ऑफ एक मोमेंटम है। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मोमेंटम है कहाँ से आता है? हमारा जो पॉपुलेशन डिविडेंड है जिसको हम कहते हैं, तो 40% के करीब जो यूथ पॉपुलेशन है हमारे देश की, और एक देखिए ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है, कल्चरल नॉर्म्स, देश के अंदर सोचने की जो तरीके हैं कि एक परिवार कैसा होना चाहिए, तो ये जो यूथ है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक एक्सपेक्टेड एज पे आके शादी करें, एक एक्सपेक्टेड एज पे आके वो बच्चे पैदा करें। नाउ विद दैट माइंडसेट इन प्लेस, वहाँ पर क्या है, वो अभी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ वाला जर्नी है वो थोड़ा जारी रहेगा कुछ समय के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगले 40 साल, 30-50 साल वो, क्योंकि इसके अगर देखें तो ये बहुत बड़ा, एक बड़े इंजन की तरह इसे समझिए कि बहुत बड़े भारी इंजन को जब रोकते हैं तो उसे भी रुकने में समय लगता है वो ग्रोथ। और ये 40% के जो हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में है, एंड विद द गिवन माइंडसेट, वहाँ पर वो ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो होने में समय लगेगा। लेकिन वो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे शुरू हो गया। अगर आप इसी NFHS में देखें, यहाँ पे मीडियन एज एट मैरिज महिलाओं की
ये जो 20 से 29 साल के एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनकी एज एट मैरिज 19.2 है, जो कि पहले अगर हम NFHS 1 से और पहले देखें तो मतलब 16 और वहाँ काफ़ी नीचे रही है। तो हाँ, और 25 से 49 वाला जो एज ग्रुप है, उनकी जो एज एट मैरिज है वो 18.8% है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज का जो पूरा पैटर्न है कम हो रहा है, मतलब चाइल्ड मैरिजेस की दर में कमी आई है। इसका मतलब लोग देर से शादी कर रहे हैं, शायद थोड़ा और पढ़ पा रहे हैं और अपनी एस्पिरेशंस के लिए शायद माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे देर से पैदा कर रहे हैं। तो जो प्रेशर्स ऑफ फर्टिलिटी की जल्दी आपको प्रूव करना है, शायद उसके ऊपर भी एक नेचुरल शिफ्ट जो नज़र आता दिखता है, जिसके मल्टीपल रीजंस है फॉर ऑफ दिस सेक्युलर शिफ्ट। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हम लोग इस पूरी पॉपुलेशन ग्रोथ की जो जर्नी है उसको हम फर्टिलिटी से जोड़ के देख रहे हैं, और ये क्योंकि फर्टिलिटी के मुद्दे को बीच में रखा हुआ है, तभी हम लोग इसके अंदर रिलीजियस एंगल्स से देख रहे हैं, वेरेज इसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड लव एंड रिलेशनशिप्स इंसानों के कैसे होने चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, अगर उस मुद्दे से देखा जाए, उस एस्पेक्ट से देखा जाए, तो दैट विल बी मोर यूजफुल। यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि पॉपुलेशन का इस समय रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बहुत स्क्यूड है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग मुद्दों की वजह से हो रहा है। कहीं पे कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है तो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, या अपनी एस्पिरेशन की वजह से कहीं और जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस समय पूरे देश में वो स्क्यूड है, मतलब बहुत सारे लोग बहुत बिखरा हुआ है, बिखराव है एक लंबा उसमें डेंस एरिया, मतलब एक जगह में आके डेंस पॉपुलेशन वहां आ गया है जहां पे रिसोर्सेज का अभाव है, तो वो रिसोर्सेज सबके लिए पर्याप्त नहीं है। तो मुद्दा स्क्यूड रिसोर्सेज और स्क्यूड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। एंड आगे जाते हैं जैसे और चर्चा चलेगी, मैं इसके ऊपर 2 और इम्पॉर्टेंट मुद्दों को रखना चाहूँगी। पहला है कि कैसे ये जो जेंडर का जो एस्पेक्ट हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पर ये ओवरऑल जेंडर रिलेशंस के अंदर में इम्पैक्ट करते हैं ये पॉपुलेशन के इश्यूज, और दूसरा कि मर्दानगी का मुद्दा, बेसिकली फैमिली प्लानिंग के जो पूरा प्रोग्राम है उसको कैसे केवल फैमिली के एस्पेक्ट से देखा जा रहा है। फैमिली प्लानिंग मतलब शादी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन यूज रादर देन द कॉन्ट्रासेप्शन यूज का एक्सेस टू ऑल एज ग्रुप्स, टू ऑल एरियाज, है ना, हर जगह से। तो उस मुद्दे पे भी हमें आना होगा। तो अभी मैं यहीं पर रुक। ठीक है सौम्या जी, ये जो बात हो रही है अभी कि फैमिली प्लानिंग के जो तरीके हैं वो कितने कारगर और कितने उपलब्ध हैं, आप ग्राउंड पे रही हैं, आपने देखा है चीज़ों को करीब से। गांवों में क्या स्थिति है? क्योंकि मैं भी घूमता रहता हूं और फैमिली प्लानिंग की पहुंच उन गांवों में तो है जो किसी ठीक ठाक शहर से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जो मतलब एक मेरी शायद क्रूड रीडिंग होगी, मैं गलत भी हो सकता हूं इस रीडिंग में, लेकिन जो एकदम रिमोट गांव हैं वहां पे ये स्थिति नहीं है। वहां पे मतलब जिसके बारे में हेमलता जी कह रही थी कि फैमिली प्लानिंग अब एक मर्दानगी का मुद्दा भी बन गया है, तो वहां पर ये भी है। और क्या फैमिली प्लानिंग को लेकर दशकों से जो एक अरेंजमेंट किया गया सरकार के द्वारा, आशाओं, एएनएम्स और तमाम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहे हैं, कितने इफिशिएंट हैं उसको लेकर आने में? मैं दरअसल ग्राउंड के आपके एक्सपीरियंस से NHFS 5 के डेटा और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इन सब की ज़रूरत को थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। इन सब की क्या कहते हैं वो शब्द मुझे भूल रहा है, जो इन सब के रिलेवेंस को थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। यदि ये जहाँ से हेमलता जी ने जो बात खत्म की है, शुरुआत वहीं से होती है। पॉलिसी, कानून, नियम सब हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम उसको जब गांव तक पहुंचा रहे हैं तो किस शब्द के जरिए पहुंचा रहे हैं। अब जैसे ये शब्द परिवार नियोजन है,
परिवार नियोजन कानून में बना है, लेकिन जब हम गांव तक पहुंचते हैं तो हम वही शब्द लेके जाते हैं। ये परिवार नियोजन एक्सेप्ट नहीं होता है गांव में, ये समझना पड़ेगा। कम्युनिटी में परिवार नियोजन शब्द ऐसे एक्सेप्ट नहीं होता है। ये जब हम बात करते हैं छोटी छोटी कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध, आप यकीन करिए जब भी हम ऐसे इलाके में, सिर्फ गांव के में, तो मैंने सेमी अर्बन में इतना कम्युनिटी रेडियो में काम किया हुआ है, ये गर्भाशय, ये गर्भ निरोध, ये सब जो है वो सरकार या फिर जो भी नियम पॉलिसी के तहत जो शब्द लाए गए हैं वो वैसे वहां तक पहुंचा दिए गए हैं। मैं कम्युनिटी मेंबर हूं, मैंने उसको कितना एक्सेप्ट किया है। बीइंग अ कम्युनिकेटर, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कैंपेन चलता है तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब कि वो पहुंचता कैसे है ग्राउंड तक, और ये पूरी एक जर्नी है इसकी, मतलब एक स्टेजेस है। हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से फिर हम डिजाइनिंग करते हैं, और ये सारी डिजाइनिंग कैसे होती है, जो भी हमारे अलग अलग मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि हम मीडियम जिसका इस्तेमाल करते हैं वहां पर क्या ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमें देखना है। यदि पढ़े लिखे लोग हैं तब तो अखबारों में कैंपेन बहुत अच्छा है, तब फिर आपका मैगजीन्स में बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर इन जगहों की पहुंच ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मैं आदिवासी बहुल इलाका की बात कर रही हूँ, कि वहां टीवी भी नहीं है, पूरे गांव में एक अखबार आता है। अब वहां परिवार नियोजन की क्या बात, कैसे बात पहुंचेगी? एक आशा कितना कवर कर लेंगी? आंगनवाड़ी में एक आंगनवाड़ी है, कितनी महिलाएं पहुंच जाएंगी? तो जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो कैंपेन का जो डिजाइनिंग जब करते हैं उसमें ये बहुत जरूरी है कि हमें लोकल हम जितना रहेंगे वो उतना रेलिवेंट होता है। बहुत छोटी छोटी ये बात है। हम माहवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एमसी कोई नहीं इतना ज्यादा गांव में समझता है। जब हम एमसी गर्भ निरोध इतना ज्यादा नहीं समझा जाता है, लेकिन आप छोटी छोटी बात गोली बोलेंगे। यदि आप कॉन्डोम समझने लगे हैं, लेकिन वो भी बार बार बताने पे, तो आप जैसे लोकल भाषा, लोकल मतलब ये नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत गांव है, बोलियां अलग अलग है। तो जब कैंपेन ऊपर से बन के आता है, वो जितना लोकली रेलिवेंट, लोकली डिजाइन किया जाएगा, हम इसको कम्युनिटी रेडियो या कम्युनिटी मीडिया के रूप में यदि मैं कहूँ तो हम इसको पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ कहते हैं। कोई भी कानून, परिवार नियोजन हो, शिक्षा हो, या फिर कोई भी जल से जुड़ा हुआ हो, वो कानून सबसे पहले जब यदि लास्ट माइल तक नहीं पहुंचा, फिर हम देखते रह जाते कि वो मेट्रो सिटीज में ही फिर घूम रहा है। और लास्ट माइल पहुंचने का मतलब है कि आपको बहुत लोकली होना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। डायलेक्ट हमारे वैसे ही होने हैं। हम ऑडियो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, वहां रेडियो नहीं है तो हम क्या मीडियम यूज कर रहे हैं? क्या हमारी भाषा बहुत हिंदी है? तो हम जागरूकता के कार्यक्रम तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो जागरूकता के कार्यक्रम कितने सरल हैं, क्या वो इतनी क्लिष्ट? मुझे याद है कि एक ऐसे ही बनारस के किसी गांव में हम लोग किसी हेल्थ कम्युनिकेशन के ही प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, और वहां पे ऐसे ही पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ हम कार्यक्रम डिजाइन कर रहे थे। अब वहां पे पूरे गांव में कोई, माने एक पोस्टर हम लोग दिखा रहे थे कि अच्छा ये बताइए ये वाला पोस्टर ठीक लग रहा है या ये पोस्टर ठीक लग रहा है, और वो कुष्ठ रोग पे था। अब शब्द कुष्ठ रोग, एक तो कुष्ठ अपने आप वहां पे ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ये पॉपुलर ऊपर से आया हुआ है। तो शब्द आप देखिए कैसे डाल, जब पोस्टर दिखाया पूरे गांव में सिर्फ एक लड़के या दो लड़के ने पढ़ाई की, वो बताया कि अच्छा ये ठीक है, हम ये समझ पा रहे हैं। यदि उसको पीएचसी में लगाया जाएगा तो अब पीएचसी में आप इस तरह के कैंपेन डिजाइन प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा, क्या फायदा फिर? इसीलिए जब भी मैंने एक कम्युनिकेटर, क्योंकि ऊपर से तो अच्छी पॉलिसी, अच्छे कानून आते ही हैं, और सबको एक अच्छे, हम कल्पना ही करते हैं, हम बुरा क्यों किसी का चाहेंगे, हम एक अच्छे भारत की कल्पना करते हैं। सोच बहुत अच्छी है, लेकिन सोच जमीन स्तर पर कैसे पहुंचेगी, ये तो जैसे डिजाइनिंग की जाएगी वो वैसे पहुंचेगी। तो पहला एक हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें मीडिया, कम्युनिटी मीडिया खास तौर पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ ही करता है। कोई भी कानून हो, कोई भी एजुकेशन, जब तक नीचे स्कीम्स, योजना पहुंचती है। अब जैसे आप देखिए कि पुरुष नसबंदी और हम महिला नसबंदी की बात करते हैं, 1500 रुपए पुरुष नसबंदी में मिलते हैं, और जब महिला की बात करते हैं 500 या 600 रुपए मिलते हैं। पैसा एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन हमने उसके बारे में कितनी बात की?
कितने पुरुष आगे आके अपनी कहानियां सुना रहे हैं, क्योंकि वहां शर्म है। जैसे हेमलता जी ने कहा ना, वो शर्म मर्दानगी वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करवा रहे हैं, यहाँ जेंडर मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष और महिला का एकदम झगड़ा चल रहा है, नहीं। ये अच्छी कहानियां नहीं आ रही हैं, और यहीं पे कम्युनिटी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं तो चाहूंगी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज को लेकर आगे आए। और जब हम ऐसे पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करते हैं कि समुदाय खुद डिजाइन करती है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम कम्युनिटी रेडियो में प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीइंग अ ब्रॉडकास्टर हमने पूरा बना लिया, स्क्रिप्ट लिख ली और डाल दिया। जब यदि मैं माइग्रेट कम्युनिटी, जहाँ पे बिहार है, राजस्थान है, बंगाल है, सब लोग हैं, तो हमारा डिजाइन ही ऐसे होता है कि हमने उनको भी बुलाया और पूछा कि अच्छा बताइए कि आपके यहाँ गर्भाशय को क्या कहते हैं। अब देखिए, एक शब्द है या माहवारी, अलग अलग हम उसको बोलते हैं, पीरियड्स, एमसी, बहुत अलग अलग चीजें बोली जाती है। गर्भाशय, बच्चादानी, हमने देखा कि एक खास समुदाय में उसको कोठी जैसा कुछ शब्द यूज कर रहे थे। हमें वो स्क्रिप्ट, मतलब आप कम्युनिकेशन प्लान कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप वहां तक पहुंचा कैसे रहे हैं। यानी आप कह रही हैं कि जो डिसाइड हुआ वो वैसे ही सरकारी शब्दावली में रिफ्लेक्ट होके नीचे तक चला आया, उसमें कोई परिवर्तन, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल, मतलब एक कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच का रोल है, और आगे कुछ और इसमें पॉइंट्स डाले जाएंगे, तभी कोई कानून, कोई योजना इफेक्टिव होता है। ये सब इफेक्टिव कैंपेन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करें। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक सवाल है, और मैं अब उस बाइनरी पे आ रहा हूं, जो बाइनरी थोड़ी टफ मानी जाती है, जिस पे लोग बात करने से बचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या देश के गांवों को जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या वहाँ पे इस तरह के कानून उनके वर्नैकुलर सिस्टम में, उनका जो पूरा जो सेटअप है, जो उनकी जो सामाजिकता है, उसमें रिफ्लेक्ट करके उसके अनुवाद में डाला जाए? तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको और रिगरस और तेजी से लेकर आना चाहिए? क्या लगता है आपको? मतलब मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हम ना नियंत्रण कानून, जो हमारी जो वोकैबुलरी है ना, वो जब ग्राउंड तक जाती है तो ये अपने आप में बहुत मतलब बदलते रहते हैं। वेल बीइंग, यानी हम स्वस्थ हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है हमें इस पॉलिसी की, इस कानून की। थोपना नहीं है, बल्कि साथ लेके चलना है। दोनों में अंतर है। जब हम ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल हो रहा है, महिलाएं ज्यादा यूज कर रही हैं या पुरुष ज्यादा यूज कर रहे हैं, आशा वर्कर ज्यादा हैं जो कि महिलाएं हैं, ऑफ कोर्स वो महिलाओं से ज्यादा बात करेंगे, पुरुषों से कम बात होती है। कल भी इस विषय पे चर्चा हो रही थी। महिलाओं का संगठित समूह है, जैसे स्वयं सहायता समूह है, आंगनवाड़ी में है, तो यहाँ पे इतने समूह बने हैं तो आशा वर्कर इजीली उनको अप्रोच कर पाती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं चाह रहे हैं, भले ही संख्या कम हो, वो भी यूज करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, लेकिन वो बात निकल के नहीं आती है। तो मैं फिर से मैं अपनी ही बात पे हूँ कि कानून थोपना, कानून की जरूरत क्यों? यदि इसको हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा गांव स्वस्थ है, वेल बीइंग के नजर से देखे, एक ह्यूमन बीइंग के नजर से देखे, अप्रोच वो हो, परसेप्शन वो हो, तो मुझे लग रहा है कि ये सबको एक्सेप्ट करना चाहेगा, कि कौन नहीं चाहेगा कि हम खुश और स्वस्थ रहें। मनु जी, बात वहीं पे आ गई कि सब कुछ तो बिना कानून के अचीव ही किया जा रहा है। जनसंख्या, देश की जनसंख्या कंट्रोल में है। कई सारे सर्वेज, NHS 5 ही है कि डिप देखा गया है। तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की ज़रूरत कितनी है? क्योंकि अभी जैसा सौम्या जी ने बताया कि कानून से ज़्यादा ज़रूरत है कि सही तरीके से रिफ्लेक्ट करके चीज़ों को दिखाया जाए लोगों को। रिफ्लेक्शन उनकी ज़बान में होना चाहिए, उनके संस्कृति में, उनके रहन सहन में थोड़ा सा और दिखना चाहिए। तो सर, कानून की ज़रूरत कहाँ बचती है तब? देखिए, बात आंकड़ों की हो रही है। आपने NHFS सर्वे की बात की जी। पहली चीज तो ये सब सैंपल सर्वे हैं, ठीक है। आपके पास, मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला था कि आपके पास लेटेस्ट डेटा कौन सा है, वो 2011 का सेंसस है।
अब आपके पास नया डेटा कौन सा आएगा? जो 2021 में सेंसस होना था, जो कि कोविड की वजह से सरकार ने कहा कि हम आगे करेंगे। तो जब वो आएगा तब आपके पास रियल टाइम डेटा आएगा। 11 मई 2000 को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म होता है। वो देश की 100 करोड़वीं बच्ची बताई जाती है। ये भारत सरकार अनाउंस करती है। 2001 का सेंसस होता है, देश की आबादी 102 करोड़ के लगभग बताई जाती है। तब से लेकर 2000 से लेकर और आज तक, आज जो भारत की जनसंख्या बताई जा रही है, उसके हिसाब से हमारा एनुअल इंक्रीज पॉपुलेशन का कितना हुआ? लगभग 2 करोड़ पर एनम। आज के पॉपुलेशन बेस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। और लगभग अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 88 से 90 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो हमारा एनुअल इंक्रीज आज की पॉपुलेशन बेस के हिसाब से 1 करोड़ 60 लाख एनुअली होना चाहिए था, जो कि अगर आप, जबकि 2001 में तो पॉपुलेशन बेस हमारा कम था, तो उस समय एनुअल इंक्रीज भी कम हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद हम 2 करोड़ पर एनम के हिसाब से बढ़े हैं। इसका मतलब हमारे डेटा में, डेटा कलेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और 2017 में आप अगर चाइना की रिपोर्ट को देखें तो 2017 में ही चाइना ने बोल दिया था कि दैट वी आर नॉट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हमें ओवरटेक कर चुका है। और अगर आप रिसेंटली देखें तो आप वेबसाइट पे जाइए भारत के आधार कार्ड की, वहां पर उन्होंने कैटेगरी वाइज, एज ग्रुप वाइज, वहां पे स्टेट वाइज अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करा हुआ है कि कितनी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के किस किस स्टेट में, किस किस एज ग्रुप में कितने आधार कार्ड बनने थे। जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन वहां पर दिखाई गई, वहां पे 7-8 स्टेट्स ऐसे हैं जो उसे ओवर अचीव कर चुके हैं। मतलब अगर 100 के बनने थे तो 120 बन चुके हैं। और जितने पेंडिंग हैं, अभी बनने बाकी हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट हमने पब्लिश की थी, आप देखिएगा। उसके हिसाब से हमारे देश की आबादी कम से कम 145 करोड़ मिनिमम आज की डेट में है। यह भी सरकारी आंकड़ा है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, जो एग्जैक्ट डेटा है। आधार कार्ड तो डुप्लीकेट नहीं बन सकते। तो सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़े को उठाकर और आप इस बहस के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कि भारत में आज के समय में लगभग 90 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो 35 वर्ष से कम आयु की है। वो आगे चल के बच्चों को जन्म देंगे, नए बच्चों को। अगर आज का फर्टिलिटी रेट जो कि बताया जा रहा है, जिसे हम नहीं मानते, अगर आज के फर्टिलिटी रेट के हिसाब से जिस मोमेंटम की हेमलता जी ने बात की, तब भी भविष्य में अगले 35 वर्षों में भारत में 90 करोड़ बच्चों का जन्म अवश्य होगा। और हमारे देश में मोर्टेलिटी अगर देखें उसके हिसाब से लगभग 90 लाख प्रतिवर्ष की मृत्यु होती है। वो बढ़ के 1 करोड़ भी हो गई। तो आप जरा कैलकुलेशन करके खुद सोचिए कि अगले 35 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी होगी। और क्या हम इस उम्मीद के साथ इस विषय को छोड़ दें, क्योंकि 75 वर्षों से तो हम देख ही रहे हैं, क्या हम इस उम्मीद के साथ इस विषय को छोड़ दें कि हां भविष्य में कोई ज्यादा बच्चों को पैदा नहीं करेगा? नहीं, और इसकी तो कोशिशें भी हुई मनु जी ना, कई, मतलब जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे कि अटल जी के समय जो कमीशन, मतलब वेंकटचलैया कमीशन शायद था, वो उन्होंने संस्तुति दी थी कि 47 से इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं अभी डेटा देख रहा था, जब सौम्या जी बोल रही थी, तो जो 45 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए, तो उसमें मेरे ख्याल से 13 या 14 कांग्रेस के ही सांसद थे। फिर जब यूपीए की सरकार थी 2010 में, तो गुलाम नबी आज़ाद शायद थे उस समय परिवार कल्याण मंत्री, तो उन्होंने भी इसको लेकर एक बहस छेड़ी थी कि जनसंख्या को रेगुलेशन के खांचे में लाना चाहिए। आप लेकिन सर एक बड़ा इंटरफेरेंस यहाँ पे पूरी बहस में एक बड़ा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वो इंटरफेरेंस ये है कि हमारा जनसंख्या का जो डेटा है वो डेटा ही गलत है।
मतलब मैं इस पूरी बहस को ऐसे समझूं कि डेटा कहीं ना कहीं बहुत सारे एक समूह को छोड़ दे रहा है गिनने से शायद। देखिए, तो मैं आपकी बात बीच में रोकते हुए एक बात कहना चाहूँगा। डेटा गलत नहीं है, डेटा गवर्नमेंट के अलग अलग डेटा मिसमैच्ड हैं। पहली बार शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से ये प्रपोज भी किया गया था कि इस देश में डिजिटल सेंसस होना चाहिए, और इस बार पहली बार हमारे देश में डिजिटल सेंसस हो रहा है। और शायद जिस तरीके से वो प्लान आउट हो रहा है, भविष्य में भारत को किसी भी तरह के सर्वे या सेंसस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके ऊपर भारतीय करदाताओं का हजारों करोड़ रुपया हर 10 वर्षों में खर्च किया जाता है। ठीक है, तब मनु जी, देश की इस समय जनसंख्या वृद्धि जो आप बता रहे हैं कितनी होनी चाहिए साल भर में? मतलब मोटी भाषा में कहूं तो कितने बच्चे हर साल पैदा होने चाहिए देश में? मतलब अगर हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो। देखिए, आइडियल सिचुएशन हमेशा रिप्लेसमेंट लेवल की होती है। आइडियल सिचुएशन होती है कि अगर एक कपल है, एक मेल फीमेल, तो वो अपनी जनसंख्या को रिप्लेस करे, मतलब वो 2 ही बच्चों को जन्म दे। जितना संसाधन उनके लिए है उतना संसाधन वो अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाए। तो आइडियल सिचुएशन में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होनी चाहिए। इसीलिए वो फर्टिलिटी रेट 2.1 की बात होती है कि अगर 2.1 है तो वो जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ है, कि जनसंख्या हमारी पॉपुलेशन स्थिर रहेगी। हाँ, मतलब मैं दरअसल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इकोलॉजी में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि जनसंख्या के जो नियम हैं, जनसंख्या मापने के जो नियम हैं, वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं। तो लेकिन जनसंख्या जो स्थिर जनसंख्या की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कुछ मॉडल हैं मनु जी जो दुनिया भर के कुछ देश अडेप्ट कर चुके हैं जी, ये उनकी जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है, मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ चुकी है जनसंख्या? क्या ऐसे अपने पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ? अगर ऐसे एग्जाम्पल्स हों जिन पे हम थोड़ी बातचीत कर सकें सर। देखिए, सबसे प्रमुख एग्जाम्पल मैं देता हूं, जिस देश से हमारी बार बार जनसंख्या को लेकर तुलना की जाती है, चाइना। तो चीन में जब 1 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई गई, तो वो 1 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी एक टारगेटेड पॉपुलेशन पॉलिसी थी, जो कि अगले 35 वर्षों का टारगेट था उनका, कि अगले 35 वर्षों में हमें 40 करोड़ न्यू बर्थ्स को कंट्रोल करना है, जिससे कि हमारा फर्टिलिटी रेट डाउन जाए। जिस मोमेंटम की वजह से, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन अगर वो 2 भी रखते तब भी ज़्यादा बढ़ती। तो उन्होंने उस चीज़ को जल्दी अचीव करने के लिए वो 1 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आए। वो 35 वर्षों का टारगेट उन्होंने 38 वर्षों में पूरा किया, 40 करोड़ बर्थ्स को कंट्रोल किया, और उसके बाद उन्होंने उसमें रिलैक्सेशन दिया, वो 2 चाइल्ड अलाउ कर दिए उन्होंने। अब अपने रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए, इसी रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पे 3 चाइल्ड भी अलाउ किए हैं। तो उनका प्रयास उस रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने का है। तो हमें भी सबसे पहली चीज़ यही करनी चाहिए कि हमारी पहली चीज़ तो चाइना से हमारी तुलना होती है। चाइना रिसोर्सेस के मामले में, एरिया के मामले में हमसे 3 गुना से ज़्यादा बड़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी उनसे 3 गुना ज़्यादा है। तो चाइना के मुकाबले तो हमारी जनसंख्या आज की डेट में जो लगभग 150 करोड़ मानी जाती है, या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 142-141 करोड़ के आसपास, तो हमारी जनसंख्या तो उससे 1/3 होनी चाहिए थी। तो क्या हम आगे नहीं है? ज़्यादा जनसंख्या नहीं है हमारी? तो इस चीज़ को देखने के लिए बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग, भारत सरकार इस पे विचार करे। इस पे विचार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश की 50% आबादी महिलाओं की है। ग्राउंड लेवल पे हमने भी बहुत काम किया है। हमने भी ऐसी महिलाओं से बातचीत करी है
जिनके 5 या उनसे ज्यादा बच्चे थे। जी। कोई भी महिला आज तक दूर आदिवासी क्षेत्रों की, झारखंड छत्तीसगढ़ की महिला ने भी, किसी ने ये नहीं कहा, मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं सौभाग्य से तीनों महिलाएं ही हैं, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि हम ज़्यादा बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा बच्चों को जन्म देना पड़ता है सिर्फ जो हमारी कुरीतियां हैं, बेटा ही चाहिए। जो हमारी कुरीतियां हैं सास के दबाव में, पति के दबाव में, ननद के दबाव में कि हमें ज़्यादा बच्चे करने हैं। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उस महिला की, उसका तो शोषण हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। और उसे असली रिप्रोडक्टिव राइट्स कब मिलेंगे? जब वो अपनी सास से, अपने पति से ये कह सके कि मुझे ये मना करने का अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने, भारतीय सरकार ने, मैं ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं दूंगी। लेकिन हेमलता जी इतना तो है नहीं ना, जैसा आप मनु जी बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना। महिलाएं क्या मना कर पा रही हैं ग्राउंड पे? जो एनेक्डोट्स हैं जो हमारे पास हम सुनते हैं ग्राउंड से, वो इतना कागज़ों का ही मौसम उतना गुलाबी लगता है, वो ग्राउंड इतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता मुझे लगता है। हेमलता जी आप बताएं, चाहे सौम्या जी बताएं, जो आप लोगों में से जो भी इस पे बात करना चाहें। बिल्कुल। तो मैं 2-3 मुद्दे डेफिनेटली कि महिलाएं क्या मना कर पाती हैं कि कितने बच्चे करने हैं, कब बच्चे पैदा करने, ये मुद्दा डेफिनेटली बहुत क्लियर है कि इसके अंदर महिलाओं को बोलने का अधिकार, खासकर शादी के जो पहले कुछ साल हैं जहाँ पे फर्टिलिटी को प्रूव करने का दोनों ही कपल में, पुरुष महिला दोनों पे दबाव रहता है, और सामाजिक कारणों की वजह से जिस तरह का कल्चर है, महिलाएं शुरू में इंटरवीन नहीं कर पाती हैं कि कब बच्चा करना है या कितने करने हैं। वो एक सिचुएशन है। एंड डेफिनेटली ऑन ग्राउंड बहुत रिपोर्ट्स, रिसर्च है, एनेक्डोट्स हैं, लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं, तो ये जानी समझी बात है कि वो स्पेस बहुत कम है। लेकिन बात फिर से मैं इस सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी कि क्या कानून की ज़रूरत है। मुझे लगता है, और पूरी स्थिति को समझते हुए, कि ऐसे किसी भी कानून की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि कानून का मतलब है कि आप नियंत्रण करना चाह रहे हैं कि कौन कितने बच्चे पैदा करे, यानी कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स है, वो राइट का मतलब जहाँ पे मेरी चॉइस हो, जहाँ पर मैं चुन सकूं कि कौन सी चीज़ें हैं इसमें से जो मुझे अपने लिए चुननी है। तो राइट्स की बात तो वहाँ चली जाएगी। क्या होगा वहाँ पर जब हम कंट्रोल की बात करेंगे? तो क्या हम फिर ये भी, आज हम पॉपुलेशन के लिए कह रहे हैं कि कितने बच्चे कौन करेगा, शायद कुछ स्टेट्स में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए भी इलेक्शन को लेके कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ओडिशा में मेरे ख्याल से काफी समय से ये चला आ रहा है, मेरे ख्याल से 20-25 साल से ये नियम प्रभाव में है, टू चाइल्ड पॉलिसी। सो नाउ द प्रॉब्लम, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नियंत्रण की ये है कि फिर तो आप किसी भी आधार पे नियंत्रण कर सकते हैं। आज कह रहे इतने बच्चे ही आपको करने हैं, कल कहेंगे कि आपको इसी तरह के, इसी प्रकार, इसी धर्म जाति के लोगों से शादी करनी है। तो नियंत्रण का कोई एंड नहीं है। और प्रॉब्लम नियंत्रण की मानसिकता में यहाँ पर पॉपुलेशन की जब बात आती है, वो है जब हम फर्टिलिटी रेट को मद्देनजर रख के नियंत्रण करते हैं। मनु जी ने इसके ऊपर बात उठाई ज़रूर कि लड़का पैदा करने के प्रेशर में बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप कानून लाते हैं, जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सबसे ज़्यादा क्या देखा गया है, जो हमने काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, सन प्रेफरेंस के ऊपर एक स्टडी हुई थी, अलग अलग स्टेट्स के जो डेटा है नेशनल लेवल पे भी देखा है, जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ड्रॉप हुआ है काफ़ी शार्पली, वहाँ पर सन प्रेफरेंस की ये देखा गया है डेटा में कि सन प्रेफरेंस बड़ा है। यानी कि पहले जहाँ पर लोग, और खासकर कहाँ पर, जब फर्स्ट चाइल्ड का आप देखते हैं सेक्स रेशो, पहला जो बच्चा पैदा होता है, वो सेक्स रेशो फिर भी बहुत बढ़िया है कि लड़का हुआ लड़की हुई, पहली बार में वो लोग फिर भी थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे बच्चे की बारी आती है, आप देखिए ये आई डोंट नो, लाइक मनु जी कह रहे हैं कि वो डेटा को विश्वास नहीं करते, तो
मतलब उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, लेकिन हम फिर भी उसी को ही रेफर करेंगे बिकॉज ये बेसिक मापदंड है एक ओवरऑल डेवलपमेंट डिसीजंस लेने का भी देश में और हर चीज़ों मतलब का पॉलिसीज वगैरह में वो डेटा ही बार बार रखा जी। जाता है सामने। तो जहाँ पर हम ये कह रहे थे कि सन प्रेफरेंस वहाँ जिन स्टेट्स में शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ सन प्रेफरेंस बढ़ा, और जब दूसरे बच्चे की बात आती है आप वहाँ पर देखिए उस डेटा में क्या होता है कि तुरंत हमें दिखता है कि चाइल्ड सेक्स रेशो में हम देख रहे हैं कि लड़कों की संख्या ज़्यादा हो रही है लड़की, बिकॉज आपको चूज करना है। और पितृसत्तात्मक माइंडसेट है यहाँ पर हमारे देश में, पूरे एशियन रीजन में भी वैसे देखा जाए कि लड़के की ज़रूरत है फैमिली में। तो यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट बर्डन हम सोच रहे हैं ये कि हम महिलाओं के ऊपर से वो बच्चे ज़्यादा पैदा करने का बर्डन कम कर देंगे, बट इन एब्सेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज क्या हमारे देश में सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के ऊपर फोकस है। लेकिन अगर किसी भी महिला को ये डिसीजन लेना हो कि उनको ये बच्चा नहीं रखना है, सेफ अबॉर्शन की सर्विसेज का एक्सेस बहुत पुअर है हमारे पास। कॉन्ट्रासेप्शन जो अभी भी फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, वो सर्विसेज और उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है। एक क्वालिटी ऑफ केयर की स्टडी की गई थी बिहार में, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, एंड दिस इज अ पब्लिश स्टडी। मनु जी कहेंगे कि सैंपल सर्वे था। खैर उसके ऊपर और वो डिबेट है, लेकिन हम सोशल मुद्दे के ऊपर वापस आना बहुत जरूरी है। क्या एक्सेस टू सर्विसेज एंड क्वालिटी सर्विसेज इंश्योर हो रहा है या नहीं? तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हम कंट्रोल करें कि लोग को बताएं कि ये लीजिए आप 2 बच्चे करिए, ये लीजिए आप 1 करिए, और आगे पता नहीं क्या क्या कंट्रोल करेंगे, वहाँ से हम कभी भी राइट्स अचीव नहीं कर पाएंगे लोगों के लिए। हम और प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे महिलाओं के लिए, जहाँ ये दबाव रहेगा कि अगर दूसरा बच्चा है तो वो लड़का ही हो। और उसके अंदर ज़रूरत क्या है? नियंत्रण कानून लाने के बजाय हम बात करें कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम्स में, पॉलिसीज़ में, सबसे पहले अगर हमें सच में महिलाओं की राइट्स की बात करनी है, या कपल जो है मेल फीमेल जो दोनों फैमिली के अंदर में अभी अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं, या फिर आउटसाइड ऑफ द मैरिज ऑल्सो, जब कॉन्ट्रासेप्शन की बात है, हमें बात करनी चाहिए कि हम पुरुषों को कैसे इस पूरे कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेस और चॉइस के मुद्दे में शामिल करें, और ज्यादा एंगेज करें उनको। क्यों? क्योंकि मर्दानगी की जो सोच है, जब हम इसको जमीन पे देखते हैं तो पुरुष खुद से भी समझते हैं कि वो अपनी मर्दानगी को कैसे दर्शाते हैं। वो दर्शाते हैं यौनिकता के रूप से कि वो कितने ज्यादा प्रोडक्टिव और मेरे ख्याल से तो उनको एंगेज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो उनके लेवल पे हो रहा है, लेकिन वो पूरा जो नैरेटिव है कि क्या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव चूज करना है, क्या और किस लिए चूज करना है, क्या वो सिर्फ एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल यूज करना है, या जो 2 पार्टनर्स हैं उनके रिलेशनशिप को बेहतर इंप्रूव करने के लिए करना है। दूसरा, मेन को इन्वॉल्व करने के लिए इसलिए भी जरूरत है। नहीं, मुझे लगता है ना मेन पुरुषों को इन्वॉल्व करने का जो मुद्दा है वो जरूरी है, एकदम होना भी चाहिए, लेकिन वहां पर जो फेलियर का ब्रेकआउट पॉइंट है ना, जहां से असफलता हमें दिखती है, जहां पे दिखता है कि यार ये मुसीबत वाली जगह है, वो जगह है कि जहां पे हमने सेटअप ऐसा होने दिया समाज, मतलब एक समाज के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं हम अगर हम, तो हमने उस तरह का सेटअप बनने दिया, होने दिया। मतलब पुरुषों में वो कहाँ से आता है? क्या वो सपने में आया उनको? नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो एजेस से और पीढ़ियों से वो रिफ्लेक्ट होता हुआ चला आ रहा है, किस तरह की चीजें होनी है। सौम्या जी, इस पे फाइनल कमेंट आपका लेंगे हम कि जैसा मनु जी बता रहे हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा प्लीज जल्दी से ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर मर्दानगी के मुद्दे को प्लीज केवल एक पुरुष बॉडी से जोड़ के ना देखें। हाँ, मैस्कुलिनिटी का मुद्दा है। हाँ, सोच की धारणा और सोच की बात है, जो कि उस तरह की सोच किसी भी जेंडर का इंसान आगे प्रोपोगेट कर सकता है, ये कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पुरुषों को जोड़ने की, खासकर इसलिए क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि कितने रिसोर्सेज हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हुए भी करंट सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं फैमिलीज में जहां पर पुरुष और महिला मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, रिसोर्स
के एस्पेक्ट को सामने रखते हुए वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और मेन और मैस्कुलिनिटी को देखने एक और जरूरत है साथ में जी। इस पूरी डिबेट में हम यूथ को ना भूल जाएं, क्योंकि फिर से हम यही कहेंगे कि वो डेटा कितना है, उनका एक्सेस टू कॉन्ट्रसेप्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, उस मुद्दे पे कभी क्या हम अभी भी रेडी हैं कि स्कूल्स में हम करें? हमारे पास करिकुलम्स हैं, हम स्कूल में इन मुद्दों पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में एक इतना बड़ा प्रोग्राम चला के भी पूरे देश के स्तर पे एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, उसको हमें हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज के जो मुद्दे हैं वो डिस्कस हो रहे थे। तो एक तरफ तो हम चाहते हैं कि शादी के बाद तुरंत लोग बच्चे पैदा करें और ऐसे करें, लेकिन दूसरी तरफ हम अर्ली एज से मतलब मुझे इस बात से मैं समझता हूँ कि ये बातें काफी हुई भी हैं। कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि टीवी पे से कॉन्डम का या गर्भ निरोधक चीजों का ऐड बंद करवा देना कितना सही था। इस पे बड़ी बहस होती है। मनु जी, आप भी इस बहस को कभी सुना होगा आपने कि इसका बंद करवा देना कितना सही था। डेटा की बात हो रही है, इतने सारे आंकड़े आए हैं। डेटा, वर्ल्ड बैंक का भी डेटा कोट किया जाता है, यूएन का डेटा कोट किया जाता है कि चीन को हम सुपरसीड कर जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का भी डेटा कोट किया जाता है कि भारत के पास एकदम एक पकी हुई और प्रोडक्टिव जनसंख्या मौजूद है जिसको काम दिया जाना बचा है। फिर एक और डेटा आता है कि एल्डर पॉपुलेशन जो है यंग पॉपुलेशन को कुछ दिन बाद रिप्लेस कर देगी। मैं सौम्या जी इस पे जो बर्थ कंट्रोल पे और तमाम चीजों पे अब ये है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वाली जो बाइनरी मैंने इंट्रोड्यूस की थी, बहस थोड़ी सी वहां हो गई। मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगा 1 मिनट में। क्या लगता है आपको, कहां जा रही है बातचीत? मैं वही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले समुदाय को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे यदि हम अवेयर नहीं है, वहां परसेप्शन को यदि सही तरीके से नहीं लाया जाएगा, आप लाख कानून बना लें या बनाने के प्रोसेस में हो, यदि वहां पहुंचता है और वो बिल्कुल वैसे बनना चाहिए कि वो उनके लिए हो। और हम इसको कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट में कहते हैं बिहेवियर चेंज। तो जागरूकता है कि हमें परिवार छोटा रखना है, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन इस जागरूकता के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं वो धीरे धीरे हम ले रहे हैं। उसमें बदलाव आने में समय लगेगा, एक बार में नहीं होगा कि आज बना दिया कल कानून हो गया 5 साल का अचीव कर दिया, ऐसे नहीं होता। व्यवहार परिवर्तन में समय लगता है। और जो आप बात कर रहे थे कि एक सोच है हमारी शुरू से जो अपब्रिंगिंग हुई है, लड़का लड़की या फिर पति ही परमेश्वर है या फिर कुछ ऐसी सारी चीजें जो हैं, ये शुरू के जो अपब्रिंगिंग है हमारी, ये हमें शुरू से ही हमारे चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि जो पुरुषों की भागीदारी भी बढ़े, तो कैसे बढ़े? आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, पकड़ के सबको नहीं करवा सकते हैं, तो कैसे? बातचीत से। और समुदाय को हम जितना जोड़ेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, जितना लोकल इस कार्यक्रम को बनाएंगे, कार्यक्रम उतना ही अच्छा होता है, कोई भी हो, कोई भी स्कीम्स हो। मुझे आपकी जो लोकल लेवल पे रिफ्लेक्शन की बात है आपकी सौम्या जी, मुझे उससे बार बार ना पंचायत का वो सीन याद आता है जिसमें वो लिखता है कि 2 से ज्यादा बवासीर। तो वो जो उसका एक्टर है, वो जो इसका अभी वायरल हो रहा है, देख रहा है ना विनोद, तो वो उसको बुरी लग जाती है ये बात कि पंचायत सचिव ये लिखवा के चले गए हैं। तो ऐसे ही टोन हो, मतलब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसा टोन हो, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे ही पंचलाइन कुछ टोन लोकल डायलेक्ट्स में है। तो हमेशा समुदाय को लेके आप वहां बातचीत करके मुखिया से या कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर है, आपको छोटे छोटे स्तर पे लेके सबको आगे चलना होगा। तभी ये हम पूरा कैंपेन को जो देखते हैं, ऐसा नहीं कि टीवी में चला के, अखबार में चला के या फिर रेडियो में भी हमने बहुत शुद्ध हिंदी डाल दी और उसके बाद हम लोग हाँ जी हमारा काम तो हो गया। ये पूरा एक प्रक्रिया है, मतलब बनने से लेके डिलीवरी और डिलीवरी से लेके कैंपेन का इवैल्यूएशन और फिर इवैल्यूएशन से फिर हम प्रोसेस में आते हैं डिजाइनिंग से। ये पूरी प्रक्रिया जब तक हम पूरी नहीं करते हैं, कोई कैंपेन, कोई नियम, कोई कानून वो सफल नहीं होता है। और सफल के लिए एक ही मूल मंत्र है, समुदाय के पास जाइए और वहां काम कीजिए। लेकिन यहाँ से जुड़ी मैं एक चीज ऐड जल्दी से तो सौम्या जी ने जो इन्फॉर्मेशन की बात कही कि लोगों की भाषा में, लोगों के तरीके से वैसे समझाया जाए, साथ में ये भी जरूरत है कि लोगों को ये जानकारी का अधिकार है कि अगर उनको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जा रहा है, फैमिली प्लानिंग का मेथड दिया जा रहा है,
उनको पहले बताया जाए कि भाई ये मेथड है। अगर PPIUCD जो हम लोग कहते हैं, जिसे IUCD पोस्टमार्टम, ऐसे केसेस आए हैं, ये केवल एनेक्डोट्स नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी हैं, पेशेंट्स की टेस्टिमनीज हैं। एक महिला ने बच्चा पैदा किया है, वो बच्चा पैदा करने के बाद गई, वापस जब आई हैं चेकअप के लिए, उनको ये नहीं पता कि उनके यूट्रस में IUCD उन्होंने लगा दिया है डॉक्टर्स ने। तो भाई जिसको मेरे ख्याल से patient- नॉर्मल भाषा में कॉपर टी कहते हैं। हाँ, कॉपर टी कहते हैं, एग्जैक्टली, थैंक यू। तो ये भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपने बताया तक नहीं कि आपके शरीर में ये चीज लगा दी गई। दूसरा क्या, और कंसेंट का मुद्दा कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, और उसके बाद क्या क्वालिटी है पोस्ट इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने, उसकी केयर की बात कि विमेन के बॉडी के जी। ऊपर उसका क्या असर है। तो इंफॉर्मेशन के अंदर में हमें ये भी एड्रेस करना होगा। मनु जी, फाइनल कमेंट इस पे आपका, कि बात हो रही है कि इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, जो सूचनाएं पहुंच नहीं रही हैं, भाषा में नहीं पहुंच रही। जहां पे मैंने एक बात उठाई कि लोग ये कहते हैं कि सर टीवी पे, पहले ये था कि टीवी पे एड्स आते थे गर्भ निरोधक गोलियों के, रोज़ाना ली जाने वाली, और दूसरे कंट्रासेप्टिव मेथड्स के ऐड आते थे, वो सारे बंद हो गए, वो सारी चीज़ें अब नहीं दिखती हैं। तो इस तरह की बहस हो रही है, और उसमें अब कानून आ रहा है। तो एक तो दशकों से प्रयास चल रहे थे, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेके कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के दशकों से प्रयास चल रहे थे, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स बताने के लिए दशकों से प्रयास चल रहे थे। बीच में ये बवाल होता है कि सर ये सब नहीं आता है, अब कानून आ रहा है। कहाँ सर गड़बड़ाई है गाड़ी? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय संविधान में परिवार नियोजन नाम का कोई शब्द नहीं था। फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुआ 1974 में। 1974 से लेकर और आज तक भारत सरकार ने इसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे, जिसकी बात कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का 3 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्च किया है, जिसका रियल टाइम वैल्यू अगर हम देखें तो वो 30 लाख करोड़ से भी अधिक है। मतलब भारतीय सरकार का 1 साल का रेवेन्यू जनरेशन, जो कि अभी लेटेस्ट डेटा आया है 27 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा पैसा हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे खर्च कर चुके हैं। फिर भी हम कहते हैं, बिल्कुल सही मेरे को पैनलिस्ट ने बात उठाई कि सुविधाएं, जानकारी नहीं पहुंच पा रही। मेरा कहना यही है सरकार से कि जब हम हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा सकते हैं, जब हम हर घर में जल पहुंचा सकते हैं, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा सकते हैं, तो ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचा सकते। और जिन रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करी मेरी बहन ने, तो हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की तो बहुत चिंता आप करते मुझे हैं, हेमलता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की तो बहुत चिंता करते हैं, लेकिन क्या जिस बच्चे को हम जन्म देने जा रहे हैं उस बच्चे के ह्यूमन राइट्स की कोई चिंता करता है कि आप उसे कैसा समाज में लेकर आ रहे हैं, आप उसे कैसा लाइफ देंगे। जब आप उसकी परवरिश नहीं कर सकते, आप उसे नंगा भूखा बचपन देंगे, तो उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात कौन करेगा। जब आप समर्थ हो जाइए, हम नहीं कह रहे कि कोई कोरेसिव मेथड यूज हो, हमारी पॉलिसी में स्पष्ट है कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इस देश की, वो एज वाइज की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इस देश की, उस डिपेंडेंट पॉपुलेशन को कुछ इंसेंटिव्स जरूर मिलने चाहिए, जो कि ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। उनके 2 तक बच्चे, बहुत सारे नियम हैं, जैसे भारतीय जितने भी लोग इनकम टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सिर्फ 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फी में एग्जेम्पशन मिलता है, जबकि राइट टू एजुकेशन है, बाकियों को नहीं मिलता। तो ऐसे नियम बनाए जाएं कि 2 बच्चों तक जिनके होंगे उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। उससे ऊपर के अगर आप बच्चे करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन उनकी परवरिश आपको खुद करनी होगी। जिम्मेदारी का एहसास कराइए उन लोगों को। हम, कोई भी भारतीय करदाता जिसके इतने पैसे खर्च हुए हैं आज तक इन सारी चीजों में, इन सारी बहसों में, वो क्यों अपने, वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है। वो चाह रहा है कि इस देश की वो दबी कुचली आबादी
जिसे ये संसाधन नहीं है, जिसे इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन्हें अपलिफ्ट करा जाए। इतने सालों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो अपलिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब सर यहीं पे लेकिन मनु जी, लेकिन यहीं पे ये बात आती है कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए, अपलिफ्ट में अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन फिर वो बहस एक होती है कि सर 2011 वाला जातिगत जनगणना वाला आंकड़ा भी जरा सार्वजनिक कर देते, वहां पे मामला अटक जाता है सर। वहीं पे मतलब इस तरह की ये भी बहस तो होती है ना कि यार ये तबका छूट रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो ये भी कर लिया जाए। एक जनगणना का एक डेटा पब्लिक का पैसा खर्च करके जुटाया गया था, उसको भी लाया जाए। हालांकि बहस काफी लंबी है, मतलब हम लोग इस पे लेयर्स के लेयर्स जोड़ सकते हैं। मुझे इस पे ये कहना है कि जो बातें हैं, देश को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, ये सभी लोग महसूस करते हैं। देश को कई सारे संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या की जरूरत है, कानून की जरूरत है कि नहीं है, इस पे ही बहस होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना कानून के मामला जम रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कानून जरूरी है क्योंकि सैंपल में सर्वे किया गया है, जो टेक्निकली गलत बात नहीं है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन टेक्निकली वो गलत बात नहीं, क्योंकि सैंपल पे ही सर्वे किया गया है, एक बड़े डेटा सेट को लेकर सर्वे किया गया, लेकिन पूरी पॉपुलेशन को नहीं किया गया। हो सकता है तो जनसंख्या नियंत्रण पे बातें होती हैं, तो एग्री करते हैं कि रिसोर्सेज के हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए, उसका नियंत्रण और उसका नियमन जरूरी है, उस पर बातचीत भी हो, उसको राजनीतिक खांचे से लेकिन बाहर रखा जाए, क्योंकि जब उसमें राजनीति जुड़ती है ना, तो उसमें टारगेटिंग शुरू होती है, अजीब अजीब तरह के बयान आते हैं। हम लोग न्यूज रूम में रहते हैं ना, सब ये सब देखते रहते हैं। बहरहाल नेता नगरी में अब वक्त हो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चलेंगे अगले सेशन पे।